आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। जम्मू खिते में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नजर फौज ने मजीद 3000 फौजी जवानों को तैनात किया है, यानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर की ताकत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अंजाम देगी। उनमें स्पेशल फोर्सेस के तकरीबन 5 कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। जम्मू के इलाके में इजाफी सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। जम्मू में शोरिश का मुकाबला करने के लिए रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स और 26 इन्फेंट्री डिवीजन पहले ही तैनात है, जबकि 25 डिवीजन जम्मू के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। ये तमाम इकदाम हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जड़ से खत्म किया जाए। अब पूरी सूरत हाल क्या है, पूरी सिचुएशन क्या है जम्मू कश्मीर की? जम्मू कश्मीर 2024 के आगाज से ही दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे का सामना कर रहा है। 3 माह में 11 फौजी, 10 शहरी दहशतगर्द हमलों में मारे गए हैं। खित्ते में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में हालिया इजाफे के दरमियान पीर को डोडा में एक दहशतगर्दाना हमले में हिंदुस्तानी फौज के 4 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। 1 जनवरी से अब तक दहशतगर्दाना हमलों में 1 आर्मी मेजर समेत 12 सिक्योरिटी एहलकार और 10 आम शहरी हलाक, जबकि 55 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसके साथ ही जम्मू खित्ते में बिलखसूस इसके सरहदी अजला में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। गुज़िश्ता 32 महीनों में दहशतगर्द हमलों में 48 फौजी हलाक हो चुके हैं। अब इन पूरे अटैक्स की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। 2024 जुलाई, 15 जुलाई में डोडा जिले में दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर के दौरान एक अफसर समेत 4 फौजी एहलकार हलाक हुए। 8 जुलाई की अगर हम बात करें तो कठुआ जिले में दहशतगर्दों के एक फौजी ट्रक पर घात लगाकर हमला करने के बाद फौज के 5 एहलकार हलाक और उतने ही जख्मी हुए। वहीं 7 जुलाई राजौरी जिले में एक सिक्योरिटी चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ। कश्मीर के जिला कुलगाम में 2 एनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों समेत 8 अफराद भी मारे गए। जून की बात करें, जून 2024 यानी 26 जून को डोडा जिले के जंगलाती इलाके में 3 गैर मुल्की दहशतगर्द एक गोलाबारी में मारे गए। 12 जून की अगर हम बात करें तो डोडा जिले में दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। 11-12 जून को कठुआ जिले में एक चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद 2 गैर मुल्की दहशतगर्द और एक सीआरपीएफ जवान गोलाबारी में मारे गए। डोडा जिले में दहशतगर्दाना हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 एहलकार और एक स्पेशल पुलिस अफसर भी जख्मी हुए। 9 जून की अगर हम बात करें तो रियासी जिले में एक बस पर दहशतगर्दाना हमले में 9 यात्री हलाक और 42 जख्मी हुए। मई की अगर हम बात करें तो 4 मई को पुंछ में एक दहशतगर्दाना हमले में एक आईएएफ एहलकार हलाक और 5 जख्मी हुए। अप्रैल 2024, 28 अप्रैल को उधमपुर जिले में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में विलेज डिफेंस गार्ड मारा गया। तो 22 अप्रैल को राजौरी जिले में दहशतगर्दों ने एक सरकारी मुलाजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया। अब इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर के जाहिर सी बात है पॉलिटिकल रिएक्शन आना ही आना है, जहां पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बेहतर है, अमन व अमान बहाल किया गया है। वहीं हमलों पर कांग्रेस ने सवाल किया, पूछा पीएम मोदी के बड़े दावों का क्या हुआ? जम्मू 2005 और 2021 के दरमियान पुरअमन रहा, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहाइयों से जारी दहशतगर्दी का सफाया किया था। जम्मू में गुज़िश्ता माह के दौरान दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा देखने में आया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों का खामियाजा हमारे फौजियों और उनके खानदानों को भुगतना पड़ रहा है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हुकूमत ने वादा किया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर वकार सुलवानी ने कहा कि हुकूमत को जम्मू और डोडा खित्ते में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अपनी पार्टी की बात करें तो ये वो पार्टी है जिसका साथ बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस में दिया था। तो उनका क्या कहना है, जम्मू कश्मीर में अब कोई भी मिलिटेंसी की हिमायत नहीं करता और अब भी हमले हो रहे हैं और हम अपने बहादुर सिपाहियों को खो रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इंटेलिजेंस महाज और खास तौर पर जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी के मसाइल दोनों पर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। तो पीडीपी की बात करें, पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 32 महीनों में दहशतगर्दाना हमलों में 50 फौजियों की हलाकत का हिसाब मांगा है। कहा कि अब तक सर झुकाए जाने चाहिए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डोडा का वाकया पहला नहीं है,
बल्कि पिछले साल से जम्मू पर हमले के कई वाकयात में से एक है। हुकूमत कहती है कि आतंक खत्म हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 55 फौजी मारे गए हैं। इस सूरत हाल में हम ये पूछने पर मजबूर है कि हुकूमत क्या कर रही है। इन तमाम तर सूरत हाल पर, इस पूरी सिचुएशन पर आगे बात होगी प्राइम टाइम में। तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन सईद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तीनों का स्वागत करती हूं मैं न्यूज 18 JKLH में। सबसे पहले सईद यासिर जिलानी साहब, आपके पास आना चाहूंगी कि जो तमाम तर सूरत हाल है, जाहिर सी बात है हर एक को अफसोस है, अपने जवान खोने पर पूरा मुल्क ही अफसोस कर रहा है, लेकिन आपकी ओपोजिशन पार्टियां सवाल कर रही है कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत अपना काम कर रही है और बखूबी कर रही है अपने जवानों के लिए, अपने जनमानस के लिए। लगातार काम दिख रहा है वहां पे। लेकिन ये भी मुझे बताने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जो दक्षिणी पंजाल के इलाके, डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रियासी, कठुआ, जो पहाड़ी इलाके, वहां पिछले दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो ज्यादा हुआ है। उसमें जाने हलाक गई हैं, जवान शहीद हुए हैं। इस विषय पे चर्चा की जा सकती है, लेकिन अब इसी को लेकर एक नया प्लान बनाया गया है 1990। जी यासिर साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सामने आई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, बताएं। तो इस हमले कम से कम सेना ने 50 से अधिक जगहों की एक सीक्रेट पहचान की गई है, जिसमें सेना के जवान बहुत बड़े तादाद में, कमांडो के हर लेवल के, उसके जो सेना के एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं वो बताएंगे जरूर। वहां पे उन्हें डिप्लॉय किया गया है और कोशिश की जा रही है कि चीजों को फिर से एक मैनर वे में काम करके उसको कम किया जाए। बिल्कुल, तो तमाम स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद साहब, आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं? मजीद जो है फौजी दस्तों को, ट्रूप्स को भेजा जा रहा है ताकि ये जो पूरी सिचुएशन है इसका काउंटर किया जा सके, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जा सके। तो उसके लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, ट्रूप्स को मजीद भेजा जा रहा है सेंटर की तरफ से। जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के गैप जम्मू खिते में आ गए थे, खासकर 15 साल में जब यहाँ हालात नॉर्मल बिल्कुल हो गए थे। मैं खुद आईजी जम्मू था 2004 से 2008 तक, तो 6, 7, 8 के बाद बिल्कुल टेररिज्म खत्म हो गया था। और 15 साल से हालात बेहतर होने की वजह से ये नेचुरल है, ट्रूप्स जहां जरूरत पड़ती वहां लिया जाता है। और आरआर के यूनिट बहुत सारे, मुझे लगता है लद्दाख में चाइना के साथ टेंशन होने की वजह से लद्दाख में इंडो चाइना बॉर्डर पे ले गए, और इसी तरह CAPF को और जगहों पे इस्तेमाल कर लिया, और जो हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स थे वो भी कम एक्टिव हो गए, VDCs भी कम हो गई। तो वो जो गैप जम्मू खिते में आ गया, उसका फायदा लेते हुए पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, उन्होंने देखा कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट और 370 हटने के बाद वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ करने नहीं देती हैं, और बुरा अच्छी तरह से उनका दबाव बना हुआ था। तो उन्होंने इस मौके का फायदा लेकर जम्मू खिते को टारगेट करना पिछले 2 सालों से शुरू किया। पहले रजौरी पुंछ से, फिर किस तरह से आपने देखा रियासी में हमला हुआ, कठुआ में हुआ, मशेडी में हुआ, बिलावर में और डोडा में हो रहा। तो ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ फोर्सेस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ
ये काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है और इसको डील करने के लिए भारत सरकार ने कल वहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने ली, जिसमें होम मिनिस्टर साहब भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, एनएसए भी थे। उसी में ये फैसला हुआ है कि यहाँ फोर्सेस भेजी जाएंगी और ये जरूरी है। मैं समझता हूँ सही कदम है, क्योंकि अगर इसको नहीं रोका गया और अगर और ग्रुप्स अंदर आ गए तो हालात काफी सीरियस हो सकते हैं। अभी इनको डील करना, इनको अभी कुचलना होगा, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नम्रता जी हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता जी देखिए, इकदाम तो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और आर्मी अपना काम जो है बखूबी अंजाम दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है, किन गलत पॉलिसियों की बात जो है राहुल गांधी कर रहे थे? देखिए 2021 से आपने अभी जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े, पहले आपने कहा कि 50 फौजी शहीद हो गए और सिविलियंस भी उसमें कितने, आपने खुद ही आंकड़ा पढ़ा कि 24 से ज्यादा सिविलियंस उसमें मारे गए। तो मुझे लगता है कि इतनी देर बाद नींद खुली है केंद्र की, तो ये गलत नीतियों का नतीजा तो है। अगर अलार्मिंग सिचुएशन 2021 के बाद ही शुरू हो गया था कि किस तरह से यहाँ कठुआ के अंदर, हमारे बनी बिलावर के अंदर और स्पेशली रजौरी पुंछ के अंदर इस तरह की घटनाएं 2021 के बाद दिखने को शुरू हो चुकी थी। तो आज 2024 है, अब डिप्लॉयमेंट के लिए एक कैबिनेट की मीटिंग बिठाना, अगर आज भी विपक्ष अपनी मजबूत आवाज ना उठाता तो आज भी इनको ये मीटिंग की जरूरत ना पड़ती। देखिए ये जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये एक दिन में उजागर नहीं हुई हैं। ये पिछला आप देखेंगे दौर 2 साल का, 3 साल का, ये उस दौर के अंदर किस तरह से गतिविधि बढ़ी है। और उसके बाद आपने देखा था कि आईएसए को बुलाया गया था पठानकोट में निरीक्षण के लिए। तो इसमें उनकी गलत नीतियों का तो साफ ये खमियाजा है जो जम्मू कश्मीर में हमारी जनता भुगत रही है। देखिए जब डिमोनेटाइजेशन की गई तो ये प्रॉमिस किया गया हमारी जनता से। हम बात कर रहे हैं गलत नीतियों का, जो हम जी आपके पास आऊंगी यासिर साहब, आपके पास जरूर आऊंगी। जो हम नीतियों की बात करते हैं यहाँ पर, हम जब दौर देखते हैं 2008-9 का, उस वक्त अगर देखा गया कि इन्फ्लिट्रेशन उतनी नहीं हुई, फिर वक्त आया 2010 का भी जिसमें इन्फ्लिट्रेशन बढ़ गई थी। तो वो एक पैटर्न तो इससे पहले भी देखा गया जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। उस पर जरूर बात करेंगे। हमारे साथ जी इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरी बात तो खत्म होने दीजिएगा, फिर आप दूसरी तरफ चले जाइएगा। देखिए जब अभी मेरे साथ अभी वैद साहब, मैं सुन रही थी वैद साहब को, बड़े डिटेल में उन्होंने आपको बताया कांग्रेस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में 2004 के बाद रही और यहाँ शांति बहाली की कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इस तरह से शांतिपूर्ण माहौल 2014 तक हमने जब इनको हैंड ओवर की यहाँ सरकार, तो जम्मू क्या कश्मीर के अंदर भी हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया था। आज दोबारा से जिस तरह से जम्मू के अंदर तो है ही है, लेकिन कश्मीर में भी कभी कुलगाम के अंदर, कभी हमने पुलवामा देखा किस तरह से वहां घटनाएं बढ़ी। इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी आर्मी का और पुलिस का इसमें बहुत अहम रोल रहा है। हमारे बहुत सारे फौजी जवान शहीद हुए, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, सैनिक शहीद हुए। तो यहाँ शहादतों का दौर रहा, लेकिन उस वक्त हमारी जो पॉलिसीज थी इस तरह की थी जिसके कारण यहाँ शांति बहाली हो पाई। और जम्मू में इस वक्त हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट इरफान हाफिज लोन साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ आपका सर, आपके पास जरूर आऊंगी। यासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप शायद नम्रता जी की बात का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। यासिर साहब। देखिए नम्रता जी जो राजनीति कर रही है वो तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। अभी बीडी साहब ने भी सारी किस तरह की राजनीति सर? सवाल करना राजनीति नहीं है। आपको मौके की तलाश में क्या जो कॉन्सेप्ट अभी डिप्लॉय की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है? जो जम्मू के हमारे लोग हैं, जो हमारे बॉर्डर के, क्या ये उन लोग वैसी राजनीति के ये साथी नहीं है जो लोग कभी सोचा करते थे कि अगर कोई तिरंगा लेके लाल चौक पे पहुंच जाएगा तो उसका हाथ आप तिरंगे की बात कर दिया जाएगा? बिल्कुल सपोर्ट करने वाले लोग आज ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कमी है। आपने कभी पॉलिसी बनाई क्या? आप तो पाकिस्तान में बैठ के वहां हिंदुस्तान के सेटलमेंट की बात करने वाले विचारधारा से। देखिए ऐसे बात नहीं। यासिर साहब सवाल करना यहाँ पर देखिए, जब मनमोहन सिंह भी थे तब आपकी पार्टी भी तो मनमोहन सिंह से सवाल करती थी कि आखिर वो जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आप सवाल करें। सरकार पहुंच कमजोर नहीं, मजबूत इरादे के साथ काम कर रही है। सरकार ने एक समय फिक्स किया है
जो पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, जो आते हैं घटना छुप के करते, चाहे वो पहाड़ियों का आड़ लेके या जंगलों का आड़ लेके, या जो लोग हमारे देश के दुश्मन हमारे देश में बैठ के उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनका एक समय सीमा तय है। ये सरकार उन्हें, हमारी सेना उन्हें छोड़ती नहीं, हमारी सेना उन्हें मार गिराती है और किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, 50 जगह जहाँ पे पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएंगे, वहाँ उन इलाकों में हमारी सुरक्षा, हमारे लोगों के लिए, हमारे फोर्सेस के लिए, हमारी जम्मू में बनी हुई है। इरफान साहब, जो सूरत अभी जम्मू में बनी हुई है, कश्मीर में जो मामला देखे जा रहे थे, जम्मू में जब आपकी बेहतर हालात हो, राहुल गांधी से तो कुछ नहीं होगा। टिप्पणी करते हैं, ये वही पार्टी है जो आज इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादतों पे ऐसी गंदी टिप्पणी करते हैं। ये वही पार्टी है जो आज ये बोल रहे हैं। मुनाजा जी, मैं आ सकता हूँ, बात रख सकता हूँ? बिल्कुल इरफान साहब, आप अपनी बात रखें कि जम्मू में जो हाल हुआ है, डोडा, रियासी, कठुआ, अब वहाँ पर इस तरह के टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इरफान साहब, मुनाजा जी, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सब लोगों को जो ये बात कहते थे कि 370 हटने के बाद और 370 हटने के बाद स्टेट को यूटी बनाने के बाद जितने भी लोग ये बोलते थे, ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर समस्या का अगर समाधान है, अगर वहां शांति आएगी तो आपको 370 को हटाना पड़ेगा, ये उसकी ओर एक स्टेप है। आज आप देख रहे हैं 370 को इन्होंने हटाया, हमारे स्टेट को, राज्य को यूटी बनाया, स्टेट का विभाजन किया। ये कहते थे इसके बाद शांति होगी, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। ना ही मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, ना ही यहां पर अपसपा चला गया, ना ही यहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया वापस हो गया, लेकिन मेरे स्टेट के 2 टुकड़े किए और स्टेट को यूटी बनाया। कहीं सालों से यहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को कहना चाहूंगा कि वो आज अपॉलॉजी टेंडर करे, क्षमा मांगे लोगों से। क्या हमने जो लोग ये कहते थे कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति होगी, मुनाजा जी आपने देखा होगा टारगेट किलिंग्स हुई। आज आप देख रहे हैं जम्मू सूबे में क्या हो रहा है। हम तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि मिलिट्री लेवल पे कार्रवाई हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कश्मीर एक समस्या है, इसका एक राजनीतिक हल होना चाहिए। जो वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, कश्मीर सही चाहेंगे। यासिर साहब, एक वक्त था जब बीजेपी पोजीशन में थी और मनमोहन सिंह से पूछती थी कि आखिर उन्होंने अचीव क्या किया और जम्मू कश्मीर में वो क्या करे, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है। आज जो कुछ भी कदम बीजेपी ने उठाए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसको लेकर के भी आप पर सवाल उठ रहे हैं। और अभी इरफान साहब जो कह रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, उस पर आपका अब क्या कुछ कहना है? मेरे से सवाल है मुनत्ता? जी बिल्कुल यासिर साहब, जो कुछ हुआ है जो के दौर में कश्मीरी पंडित भाई बहनों के नरसंहार के वक्त इरफान हफीज लोग जैसे लोग जो खामोश थे, अपनी आंखों को बंद कर रखा था, वो किस मुंह से आज हमसे सवाल करते हैं? भारतीय जनता पार्टी आप जो बात कर रहे हैं माइग्रेशन की जो बात हालात बैक टू वर्स हो रहे हैं और आप कश्मीर जैसी तंजीमें अभी नाराजगी जता रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं, उनके लिए यासिर साहब क्या कहेंगे? सरकार के खिलाफ है, सेना के हमने देखा है यासिर साहब क्या करेंगे? इनके पास भी नथिंग टू से, नथिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। सरकार ने किया है, ये हमारी सेना ने किया है। आप फिर वही बात कह रहे हैं, सेना के खिलाफ कोई है ही नहीं, सेना के साथ पूरा देश है। एसपी वेद साहब, डॉक्टर एसपी वेद साहब, जो जम्मू में सिचुएशन बनी हुई है, दहशतगर्दी को खत्म करना है, आपको सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र ने दिया है। अरे सही साहब, आप कहते थे 370 हट जाएगा,
कश्मीर में शांति होगी। 2019 में आपने ये बात कही, हम 2026 में देश को कितना झूठ बोलेंगे आप। मजीद आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी पॉलिसीज में चेंज आनी चाहिए जिससे कि जो जम्मू में सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है यासिर साहब, इरफान साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। इरफान साहब, यासिर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर एसपी वेद से सवाल है, डॉक्टर एसपी वेद से सवाल है। सर, जो कुछ सिचुएशन जम्मू में बनी हुई है डॉक्टर एसपी वेद, उसको लेकर आपको क्या लगता है मजीद क्या कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए? डॉक्टर एसपी वेद। देखिए, ऐसा है कि जो हालात बने हैं जम्मू रीजन में, ये बहुत सोची समझी पाकिस्तान की चाल है और इसको हमें समझना चाहिए और इसके लिए पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। सबसे इसमें 3 फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। एक, जो सरहद से अंदर आ गए हैं लोग, चाहे उनका नंबर 50 है, 60 है, 70 है, 3-3, 4-4 के ग्रुप में वो ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे कठुआ है इलाका है, उधमपुर है, रियासी है और रजौरी पुंछ है। सबसे पहले उनके पीछे फोर्सेस लगनी चाहिए और इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। और ये याद रखें, ये अफगान ट्रेंड लोग हैं, ये वहां का पख्तूनख्वा जो इलाका है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा, वहां के रहने वाले हैं, इस इलाके से वाकिफ हैं। हो सकता है इसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर लोग भी हों और इनको आधुनिक हथियार हैं। इनके पास अमेरिकन M4 कार्बाइन है जिसमें नाइट विजन लगा हुआ है, रात को आपको हिट, और ये स्नाइपर की तरह काम कर रही है, 1 किलोमीटर तक आपको हिट कर सकती है और इतना पावरफुल वेपन है। और इसके साथ उनके पास चाइनीज आर्मर्ड पियर्सिंग स्टील कोटेड बुलेट्स हैं। तो जरूरी है कि एक पूरा एक्शन प्लान बने और इन सबको न्यूट्रलाइज करना है। जिस जिस इलाके में ये ऑपरेट कर रहे हैं उधर एयर ड्रॉपिंग करनी पड़े कमांडोज की और इनको एलिमिनेट करना है। दूसरा, सरहद पर देखना है कि ये कहां से आए हैं और वहां क्या कमजोरी रह गई है, उसको किस तरह से और पुख्ता किया जाए ताकि और टेररिस्ट अंदर नहीं आ पाए, वो इंश्योर करना। क्योंकि अगर 50-60 आए, 50-60 और आ जाए, आप इमेजिन करें कितना बवाल होगा। तो वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे LOC का इलाका आर्मी के अंडर है और BSF के पास IB सेक्टर है, उसके सीनियर ऑफिसर्स वो इसका जायजा लें कि वहां कहीं भी दोबारा और इन्फिल्ट्रेशन होना नामुमकिन हो जाए इनके लिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए। और तीसरा, जो इनके अंदर कैंप हैं, सिर्फ इलेक्शन के दौरान ये बोलना कि हम अंदर घुस के मारेंगे वो नहीं चलेगा, आपको इनको हिट करना है। अब वक्त आ गया, देश का बर्दाश्त बहुत हो गया और जो जहां जहां इनके ट्रेनिंग कैंप हैं, जहां जहां इनके लॉन्चिंग पैड हैं, उड़ा देना चाहिए और हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी। अब वक्त बहुत मैं समझता हूं देश चाहता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं होगा, ऐसा सबका ही कहना है। क्योंकि अब जिनसे मुकाबला किया जा रहा है अपग्रेडेड वेपनरी के साथ भी वो है। मैं DGP साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो सेना के इस वक्त जो प्लान है उस पर तो चर्चा नहीं हो सकती। जो सूत्रों के हवाले से जो हम लोगों के पास खबरें हैं कि एक पूरी प्लान तैयार है, बटालियन लोग सब पहुंच रहे हैं और बहुत ही तरीके से सेना किसी को छोड़ने नहीं जा रही है और पूर्ण और संपूर्ण रूप से इस बार फिर एक बार दिखेगा सेना का पराक्रम। और जो लोग जो नम्रता जी क्या कहेंगे? कर रहे हैं उनको देखिए, ये जो कह रहे हैं फिर एक बार दिखेगा अपना पराक्रम और फिर हम उसको यूज करेंगे चुनावों में, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे एक भी फौजी क्यों मारा जाए, एक भी सिविलियन क्यों मारा जाए, हमारा प्रश्न ये है। और जिस तरह से विस्तार पूर्वक मुझे लगता है वैद साहब ने सारी बातें कही कि जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उस पर रोक होनी चाहिए। जो आगे इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, ये तो एक स्ट्रेटेजी रहेगी फौज की। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि चीख चीख के लद्दाख कहता रहा कि चाइना अंदर घुस आया है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई अंदर आया नहीं। वो कह रहे हैं चरवाहट जो हमारी रोड लैंड है उसको कैप्चर कर लिया। लेक के ऊपर आज जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई उसमें पता चला कि वहां उन्होंने गांव के गांव बसा लिया, गुफाएं बसा ली। तो आज इनकी बातों पे कोई यकीन कर नहीं सकता क्योंकि सिर्फ झूठ
देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको भारत नहीं मानेगा। कांग्रेस पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो लेके आज आती है, प्रधानमंत्री अगर कहता है कि भूमि के अंदर नहीं आया है तो नहीं आया है। राहुल गांधी की तरह रातों रात जाके चाइना एम्बेसी और चाइना के नेताओं से मुलाकात करके क्या बात करते, उससे आप चर्चा नहीं करते, क्योंकि आज चर्चा है आज चर्चा है जो आतंकवाद को लेके हमारे जम्मू संवेदनशील है। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल इस पे विफल हो चुके हैं कि किस तरह से चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने में किसी के हवाले नहीं हो सकती। आप झूठ बोलिए, सुबह झूठ बोलिए, शाम झूठ बोलिए, आपकी पहचान झूठ बन गई है, इसलिए आप इसीलिए पिछड़ रहे हैं। इरफान हाफिज साहब, आपका क्या कहना है? इरफान हाफिज साहब, जो कुछ पॉलिसीज रही है, आपने इससे पहले भी जो है पॉलिसीज के हवाले से कहा, इरफान साहब आपने इससे पहले भी पॉलिसीज के हवाले से कहा, लेकिन ये बताइए कि अब जब इस तरह की सिचुएशन बनी हो तो क्या ऐसी सिचुएशन में सबको मिलकर, बल्कि क्या ये कहें कि गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर ऐसी सिचुएशन का मुकाबला नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम मुनज़्ज़र जी सारे लोग जानते हैं, हम गांधी जी के देश में रहते हैं, तो हम समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हो और बातचीत से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और हम ये इतिहास है, हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस फैक्ट कि अगर युद्ध भी होते हैं तो युद्ध के बाद भी अगर किसी समस्या का अल्टीमेटली हल होता है वो बातचीत से टेबल पे होता है। हम समझते हैं ये गांधी जी का देश है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डायलॉग है उसे हमें स्ट्रेंथन करना होगा। मिलिट्री लेवल पे हमें इनसे जवाबदेही मांगनी है कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन होती है, क्या दबाव आपने उन लोगों पे बढ़ाया है जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कैसे क्यों नहीं आप उनको रोक पाते। उसके साथ साथ वो हमें इस पे जोर देना चाहिए कि हम बातचीत जो है डायलॉग के थ्रू भी साइमल्टेनियसली एक स्टेप्स लिए जाए कि जिससे यहां पर हमेशा के लिए एक अमन कायम हो। और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने के लिए अनिवार्य है। जी यासिर साहब, इस पर आपसे तुरंत ही जी नम्रता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, मुख्तसरन आप देखिए। आज देखना चाहता है वो लाला गांधी जी के देश में, गांधी जी के देश में जो मौजूद इच्छा शक्ति के लिए मजबूत है। हम चाहते हैं कि जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी, आप अगर अपने अंदरूनी दुश्मनों को भी खत्म करना है, कश्मीर का हल करेंगे, उनको तो हमने तय किया हुआ है। देखिए, तो सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है जहां पर एक प्रॉपर जो है पॉलिसी होनी चाहिए कि इस सिचुएशन से किस तरह से निपटा जाए। मिलिट्री लेवल पर आर्मी जो है पूरी तरीके से सक्षम है और वो निपट भी रहे हैं इन सिचुएशन से। पॉलिसी लेवल पर जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो इरफान साहब का कहना है कि डायलॉग होना चाहिए, वो भी एक वे है जो कि मनमोहन सिंह के दौर में भी देखा गया था, वो भी किया गया था और एक सिचुएशन में सुधार जी वाजपेयी साहब के दौर में किया था। हमें लगता है बहुत देर कर दी है इन्होंने। देर अभी भी नहीं हो सकती है, गवर्नमेंट जो है फिर से कोशिशें कर रही है, करते जाएंगे। और एक जो जैसा कि इरफान साहब का कहना है कि हर लेवल पे हर महाज पर जो है कोशिशें होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हो सके। बहरहाल सईद यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर SP वैद साहब, इरफान हाफिज लोन साहब और नम्रता शर्मा जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।